अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है ये है क्या। ओवरऑल दुनिया में 2009 के बाद यके बाद दीगरे मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे इसकी जो है वो बास गश्त सुनाई दे रही है। और वो कॉइन जो 3 रुपये का था वो बढ़ते बढ़ते जो है वो हो गया 1 करोड़ 27 लाख। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसकी कीमतों में उतार लाती है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इसकी कीमतें कम हो जाती हैं। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को अगर समझना चाहते हैं तो बेसिकली इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें माजी में जाना पड़ेगा। माजी ज़माना कदीम के अंदर कारोबार में जो लोगों का सबसे पहला तरीकाकार था कारोबार करने का, वो कुछ इस तरह सा था कि जिसको कहते हैं बार्टर सिस्टम था। लोग चीज़ों के बदले चीज़ों का व्यापार किया करते थे। फिर वक़्त गुजरने के साथ साथ लोगों को एहसास हुआ कि कारोबार के अंदर चीज़ों के बदले चीज़ों का जो व्यापार करना है वो बहुत मुश्किल है। इसलिए लोगों ने सोचा क्यों ना हम बीच में कोई ऐसी चीज़ रख लें जिसकी मदद से हमें लेन देन करना आसान हो जाए। तो दुनिया में सबसे पहली चीज़ जो मीडियम के तौर पे इस्तेमाल की गई कारोबार के अंदर वो थे पत्थर। पत्थरों को लोगों ने वैल्यू दी और कुछ कीमती पत्थर रख लिए, उनके ज़रिए लोग कारोबार किया करते थे। उसके बाद फिर अशरफियों का दौर आया। अशरफियों के बाद फिर जो है वो सिक्कों का दौर आया। सिक्कों में सिल्वर के सिक्के आ गए, तांबे के सिक्के आ गए, कांसी के सिक्के आ गए और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता चलता सोने तक पहुंचा। और अब से 3 साल पहले तक दुनिया में जो व्यापार होता था, कारोबार होता था, वो सोने के सिक्कों में होता था। आजकल आप लोगों ने देखा होगा ड्रामा अर्तुगरुल गाजी, उसमें भी वो जितना लेन देन दिखा रहे हैं वो सारा सोने के सिक्कों में होता है। निज़ाम तजारत का बुनियाद जो थी वो सिक्कों के ऊपर ही थी। ये जो इस वक्त दुनिया के अंदर कागज का निज़ाम आया ना, जिसको पेपर करेंसी कहते हैं, बेसिकली ये आज से 300 साल पहले आया, जब हमारे जो हैं अंग्रेज इस खिते के ऊपर जो है वो काबज हुए। उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने लोगों से कहा कि आप अपना सोना हमें दे दें और उसके बदले में हमसे सोने की रसीद ले लें ताकि आप लोगों को कारोबार करने में आसानी हो। तो वो अंग्रेज दौर की जो सोने की रसीदें थी वही आगे चल के बढ़ते बढ़ते जो है पेपर करेंसी बनी और बैंक्स बने। और बैंक्स जो हैं दुनिया के अंदर पूरे निज़ाम करेंसी को इस वक्त लेके चल रहे हैं। तो पेपर करेंसी के बाद जो अगली करेंसी आई है वो बेसिकली डिजिटल करेंसी आ गई। पेपर के जरिए जो लेन देन हम करते हैं वो भी अब माशरे में बहुत कम हो गया। ज़्यादा जो लेन देन है बेसिकली वो डिजिट्स में चले गया। किसी ने 1 करोड़ का अगर घर खरीदना हो या किसी को 10 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी हो तो वो कागजों में नहीं करता, वो चेक देता है। एक अकाउंट से डिजिट्स निकलते हैं और दूसरे अकाउंट में डिजिट चले जाते हैं। बेसिकली वो जो डिजिट्स होते हैं वो बैकअप्ड बाय गोल्ड हैं। उन डिजिट्स की वैल्यू या उन कागजों की वैल्यू, करेंसी किसी भी कंट्री की हो, जो वैल्यू है वो बेसिकली उसके बैकअप पे गोल्ड होता है। बैंक उतनी ही रसीदें शाया कर सकता है, यानी कि उतनी ही करेंसियां शाया कर सकता है जितनी बैंक के पास बैकअप पे गोल्ड होता है। अब उसके बाद डिजिटल करेंसी के बाद फिर प्लास्टिक करेंसी का दौर आया। एटीएम कार्ड्स के जरिए भी आप आसानी से किसी भी चीज़ में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन एटीएम के बैकअप के ऊपर जो चीज़ यूज़ हो रही है वो भी डिजिट्स ही हैं। और उन डिजिट की जो बेसिकली वैल्यू है वो वैल्यू भी बिकॉज ऑफ गोल्ड ही है। तो अब जो ज़माना चेंज हुआ, हर दौर में जब करेंसी को चेंज किया जाता है और किसी और नई करेंसी को लेके आया जाता है, बेसिकली पीछे वाली करेंसी में कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जिसकी वजह से करेंसी को तब्दील करने की ज़रूरत होती है। अब जो हमारे पास इस वक्त पेपर करेंसी और बैंकिंग का निज़ाम है, इन दोनों निज़ामों के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से अब दुनिया कुछ नया हासिल करना चाहती है, किसी नई चीज़ की तरफ जाना चाहती है। आइए डिस्कस करते हैं कि पेपर करेंसी के मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से अब इसको ख़त्म करने का प्लान पूरी दुनिया में हो चुका। पेपर करेंसी का जो सबसे बड़ा मसला है वो चोरी का है। पेपर करेंसी में मुख्तलिफ किस्म की चोरियाँ होती हैं। नंबर 1 जो चोरी है पेपर करेंसी के अंदर वो तो ये कागज़, वो जैसे आपने एक जुमला सुना होगा ना, जो जीता वही सिकंदर। ये कागज़ का टुकड़ा जिसके हाथ में है उसी का है। किसी कागज़ के ऊपर कहीं पे ये डिफाइंड नहीं है कि ये कागज़ किसका है, इसलिए लोग जब चाहें, जिसका चाहें, जैसे चाहें कागज़ चोरी कर लेते हैं।
उसके बाद सेकंड जो मसला है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो ममालिक के साथ इस वक्त चल रहा है इस कागज के निज़ाम की वजह से, वो बेसिकली मसला चल रहा है टैक्स चोरी का। अब ये जो टैक्स चोरी का मसला है इसमें भी क्या होता है, इसके अंदर भी एक दुकानदार है, एक कंपनी वाला आता है, उस दुकानदार को मसनूआत देता है और उससे कागज ले जाता है। कहीं पे भी जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती। ग्राहक आते हैं, वो दोबारा पेपर करेंसी देते हैं यानी कि कागज देते हैं और उस दुकानदार से चीजें ले जाते हैं। फिर जो ट्रांजैक्शन हुई वो किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनी। किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी अकाउंटेबिलिटी के अदारे के लिए पॉसिबल नहीं है कि 100% टैक्सेस के निज़ाम को राइज कर सकें। हम पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मसनूआत यूज करते हैं उनके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स ग्राहक पे तो करता है, ग्राहक की जेब से वो टैक्स चले तो जाता है, लेकिन वो टैक्स 100% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं पहुंचता, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका किसी भी जगह पे कोई रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं किया जा रहा। तीसरा जो पेपर करेंसी का प्रॉब्लम है वो बेसिकली प्रॉब्लम है, उसको हम कह सकते हैं कि रिश्वत का जो निज़ाम है, अगर इस कागज के निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए तो रिश्वत का निज़ाम भी बड़ी ही आसानी के साथ किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। वजह क्या है, फर्ज करें मैं एक ऑफिसर हूं और मैं 20वें ग्रेड की पोस्ट पे हूं और मेरी जो सैलरी है वो मैं अपने अकाउंट में डिजिट्स की सूरत में लेता हूं और कागजों का निज़ाम ख़त्म हो और जहां से जो भी मुझे खरीदारी करनी है वो खरीदारी अगर डिजिट्स के जरिए ही करनी हो, यानी जब डिजिटल दौर आएगा और तमाम तर खरीदारियां अकाउंट टू अकाउंट होंगी तो हर शख्स अपने अकाउंट में आने वाली रकम का हिसाब देने का पाबंद होगा और जहां से भी वो पैसे लेगा और जहां भी वो पैसे खर्च करेगा, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो रिकॉर्ड होंगी। जब तमाम तर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड का हिस्सा होंगी तो वो जवाबदेह भी होगा और उसकी बहुत आसानी से पकड़ भी हो सकती है। कागज के निज़ाम की वजह से क्या हो रहा है कि आप जो भी कोई ऑफिसर है किसी भी पोस्ट पे है वो कागजों से पैसे लेता है और आगे कागजों को जाके जहां दिल करता है खर्च कर देता है। ट्रांजैक्शंस किसी भी तरह से रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती और उसको वेरीफाई करना, उसकी पकड़ बहुत मुश्किल है। तीसरा जो मसला है कागज के निज़ाम की वजह से पूरी दुनिया इस मसले के लिए परेशान है, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। आज तक अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क भी तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काबू नहीं पा सका। वजह क्या है कि एक आप किसी भी फर्द को मनी लॉन्ड्रिंग का जो एजेंट होता है मिस्टर ए को यहां पैसे दे दें और बेशक जिस मर्जी करेंसी में दे दें और दुनिया के जिस मुल्क में चाहें और जिस मुल्क की करेंसी में चाहें दोबारा पेपर मनी यानी कि कागज वापस ले लें, तो जो ट्रांजैक्शन है वो किसी भी जगह पे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती। इसलिए क्या होता है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इसी तरह टेररिस्ट फंडिंग भी कागजों के निज़ाम की वजह से है। जिस दिन ये कागजों का निज़ाम खत्म हो गया और पूरी दुनिया का करेंसी सिस्टम डिजिटलाइज हो गया, उस दिन तमाम तर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी। इसलिए अब दुनिया को यह समझ आ चुका कि अब इस कागज को मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया को अब पेपर फ्री, करेंसी फ्री जो है वो करने का जो है वो इस वक्त वो निज़ाम चल रहा है। पाकिस्तान में भी सभी लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमारा जो NIC कार्ड था उसको स्मार्ट कार्ड बना दिया गया। आने वाले वक्त में वही कार्ड हमारा वॉलेट बन जाएगा। हर दुकान के ऊपर QR कोड्स आ जाएंगे। कार्ड टू QR कोड पेमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा और हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ों पे काबू पा लिया जाएगा। अब आखिरी बात जो बहुत ज़्यादा समझने की है, ये तो डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट दिया। अब अगर दुनिया को पेपर फ्री ही करना है तो फिर तो जो ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम है उनकी भी तो डिजिटल करेंसी है, उस डिजिटल करेंसी को भी बड़ी ही आसानी से क्या किया जा सकता है, पेपर फ्री किया जा सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी को लाने की क्या वजह है? क्रिप्टो करेंसी को लाने की जो बेसिकली बुनियादी वजह है दुनिया में, मैंने कहा कि पेपर का जो निज़ाम है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो चोरी है। तो चोरी कागज की दुनिया के अंदर जितनी बड़ी बैंक करता है कोई और नहीं करता। बेसिकली जो बैंक हैं बजाते खुद, मैं सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक की बात कर रहा हूं,
इस बैंक से बड़ा चोर भी कोई नहीं है। ये व्हाइट कॉलर क्राइम होता है, आम इंसान को पता भी नहीं चलता और उसका पैसा चोरी हो जाता है, जिसे मनी इन्फ्लेशन कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, बैंक के पास जितना गोल्ड होगा ना, बैंक ने उतने ही करेंसी नोट जारी करने होते हैं। एक मिसाल देता हूं बैंक चोरी कैसे करता हूं। फर्ज करें मेरे पास 2017 में 50 लाख था, नोट के ऊपर लिखा हुआ है, पेपर करेंसी के ऊपर लिखा हुआ है कि मुतालबे पर हामिले हिस्सा को अदा करेगा। बैंक क्या अदा करेगा कि ये गोल्ड की रसीद है, गोल्ड अदा करेगा, यानी कि ये कागज की रसीदें गोल्ड के बराबर हैं। 2017 में मेरे पास फर्ज करें 50 लाख था और वो 50 लाख रुपए का अगर मैं सोना खरीदता तो वो सोना मुझे मिलता अप्रोक्सीमेटली कुछ 100 तोले, 50,000 को एवरेज तोले का रेट था। अब मैंने बजाय सोना खरीदने के मैंने सोने की रसीदें ले ली, कुछ घर पे संभाल के रख दी, कुछ बैंकों में संभाल के रख दी। उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ा मुझे? 2022 आया, उन्हीं 50 लाख रुपए की रसीदों के इवज अब मैं अगर जाऊं मार्केट में या बैंक के पास कि मुझे इसके बराबर का सोना दे दे, तो अब वो 50 लाख रुपए के इवज जो 2017 में मुझे मिलना था गोल्ड, वो 100 तोले था, आज अगर मैं खरीदता हूं तो 45 तोले रह गया। ये जो 55 तोले गोल्ड सिर्फ 4 से 5 साल के अरसे के अंदर मेरा चोरी हुआ, ये किसने चुराया, क्यों चुराया, वजह क्या हुई है? वजह इसकी बेसिकली ये है कि बैंक ने रसीदें उतनी ही जारी करनी होती है, मैंने पहले भी बताया, जितने उसके पास क्या होंगे, गोल्ड। बेसिकली बैंक, फर्ज करें बैंक के पास 1 करोड़ तोले सोना है, तो बैंक 1 करोड़ तोले सोने के बराबर की प्रिंटिंग कर सकता है नोटों की। अब अगर बैंक ने 1 करोड़ तोले के बराबर नोटों की प्रिंटिंग कर दी और जो वो नोट, वो पेपर्स, वो करेंसी जो मेरी जेब में है, फर्ज करें वो 1 तोले सोने के बराबर है, बैंक ने अब चोरी क्या करनी है? बैंक ने 1 करोड़ तोले सोना है, उसने ओवर प्रिंटिंग कर दी, उसने 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ तोले सोने के बराबर की रसीदें मार्केट में शाया कर दी। तो उन रसीदों की वैल्यू उतनी ही होगी जितना उनके बैकअप पे गोल्ड है। मेरी जेब में पड़ी हुई रसीद जो कि इससे पहले 1 तोले के बराबर थी, वो ऑटोमेटिकली कम होके आधे तोले के बराबर रह जाएगी। इस तरह दुनिया में बहुत सारे ममालिक के बैंक्स जो हैं वो ओवर प्रिंटिंग करते हैं और इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अवाम, कोई अकाउंट होल्डर इनको पूछ नहीं सकता कि आपने मजीद नोट शाया क्यों किए हैं। अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर स्पेशली डॉलर महंगा नहीं हुआ, डॉलर की कीमत उतनी ही है। इंडिया के अंदर डॉलर आज भी 80 रुपए का है, हमारा डॉलर 176 180 रुपए तक क्यों पहुंच गया? क्योंकि हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई है, इन्फ्लेशन का सामना हमारी करेंसी को है, ओवर प्रिंटिंग का काम हमारे स्टेट बैंक ने किया है। तो दूसरी बात, बैंक का जो बेसिकली कारोबार है वो कारोबार क्या है? अक्सर औकात आपने सुना होगा बहुत सारे बुजुर्गों से, बहुत सारे अहले इल्म लोगों से कि आज के दौर के अंदर बरकत नाम की जो चीज है वो खत्म हो गई है। पहले बड़ी बरकत होती थी, अब बरकत नहीं रही। बरकत क्यों नहीं रही? बरकत इसलिए नहीं रही कि हम लोग हालते जंग में हैं, और वो जंग जिस हालत में इस वक्त हम मुब्तला हो चुके, वो हम तमाम लोग जंग लड़ रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के नबी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि दीन के अंदर खुल्लम खुल्ला है कि जिसने सूद का कारोबार किया उसने अल्लाह और अल्लाह के नबी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान किया। पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बैंक का जो बुनियादी कारोबार है वो सिवाय सूद के और कोई भी नहीं है। ये जो पूरे मुल्क के अंदर, आप एक मिसाल देता हूं, बैंक्स बने हुए हैं, महंगी तरीन जगहों पे ये प्राइवेट बैंक्स बने हुए हैं। इन बैंक्स के महाना जो बिल्डिंग के किराए हैं, जो इनके स्टाफ की सैलरीज हैं, जितना भी मैकेनिज्म चल रहा है और जितना भी बैंक हमसे हमारे पैसे लेके हमें सर्विसेज दे रहा है, उसकी वजह क्या है? बेसिकली बैंक क्या करता है? हमारे पैसे को इस्तेमाल करता है। मनी रोटेशन की बात करते हैं, बहुत सारे अदारे और कंपनियां मनी रोटेशन का कारोबार करती हैं। सबसे बड़ा मनी रोटेटर अगर कहें तो वो बैंक होता है। क्यों होता है? क्योंकि बैंक क्या करता है? बैंक बेसिकली 10 लोगों ने पैसे जमा कराए 1 करोड़ रुपया, बैंक ने क्या करना है? 1 करोड़ में से 30 लाख पास रखना है, 70 लाख रुपए उठाना है और सूद के ऊपर दे देना है। इसी तरह
बाकी का जो 30 लाख है उसके साथ उसने रोटेशन करके अपना निजाम चलाना है। 10 लोग पैसे जमा करवा जाएंगे, 10 लोग पैसे लेके चले जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा? हमारा पैसा बैंक इस्तेमाल करेगा सूद के ऊपर, सूद के कारोबार के ऊपर, और उस सूद के कारोबार पे जो बैंक कारोबार कर रहा है हम उसके अंदर बराबर के शरीक हैं, हमारी पूरी पूरी मावनत है। इसलिए पूरी दुनिया अब इस बात की तरफ भी आ चुकी है कि बजाय ये कि हम अपना पैसा बैंकों में रखें और बैंकें क्या करें, उस पैसे को सूद पे इस्तेमाल करें, और बैंक का कंट्रोल चूंकि किसी भी सेंट्रल अदारे के पास होता है, वो सेंट्रल अदारा जब चाहे आपके उस पैसे को डीवैल्यू कर सकता है। तो इसलिए दुनिया में एक ऐसा निजाम लाया गया है जिस निजाम को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अब ये क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है ये हमने थोड़ा सा समझना है। ये जरा थोड़ा सा देखिएगा। एक तरफ फर्ज करें ये बैंक है और दूसरी तरफ बैंक के साथ है क्रिप्टो एक्सचेंज भी कह सकते हैं हम, या क्रिप्टो वॉलेट भी कह सकते हैं, या क्रिप्टो बैंक भी कह सकते हैं। ये दो किस्म के निजाम हैं, ये आपके सामने है। फैसला आपने करना है कि दुनिया में कौन सा निजाम रहना चाहिए और कौन सा निजाम नहीं रहना चाहिए। बैंक के अंदर हम जितना भी पैसा जमा करवाएंगे हमारा पैसा बैंक इस्तेमाल करेगा सूद के कारोबार पे, और पड़ा पड़ा पैसा हमारा बढ़ने की बजाय क्या होगा, कम होगा। अब बात करते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो बैंक, क्रिप्टो का निजाम कैसे चलता है? बैंकिंग का निजाम तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया आपके साथ कि जितना बैंक के पास गोल्ड है उतनी ही रसीदें जारी करेगा। अगर बैंक ने रसीदें ज्यादा जारी कर दी तो करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हो जाएगी, और उसका नतीजा उस बैंक के यूजर्स को, उस करेंसी के यूजर्स को भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्रिप्टो की कि क्रिप्टो का ये सिलसिला, इसका जो बुनियादी मैकेनिज्म है वो कैसे स्टार्ट हुआ। बेसिकली क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो 2009 में स्टार्ट हुई। जो पहली करेंसी दुनिया के अंदर आई उसको बिटकॉइन यानी कि बीटीसी कहा गया। बिटकॉइन करेंसी की खसूसियत ये थी कि जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको लॉन्च किया गया उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खसूसियत ये है कि इसमें हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग ब्लॉक बनता है। कोई भी थर्ड पर्सन उस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकता। तमाम तर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सेफ एंड सिक्योर होती हैं। ये जो बैंक का मसला था ना कि बैंक जब चाहे ओवर प्रिंटिंग करके हमारी करेंसी को डी वैल्यू कर सकता है, ये जो क्रिप्टो है ये डिसेंट्रलाइज है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। बैंकिंग सिस्टम सेंट्रलाइज होता है, किसी एक के हाथ में है, वो जब चाहे ओवर प्रिंटिंग करे। क्रिप्टो के अंदर पहले दिन तय हो गया कि 2 करोड़ और 10 लाख कॉइन्स जो हैं वो मार्केट में आएंगे। 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कॉइन्स जो हैं, ज्यादा डिजिट जो है बिटकॉइन में नहीं आएंगे। लेकिन इन 2 करोड़ 10 लाख कॉइन्स को एक साथ एक्सचेंज के अंदर जो है वो शाया नहीं किया गया, बल्कि एक तरतीब बनाई गई। इन क्रिप्टो के कॉइन्स को, इन डिजिट्स को छुपा दिया गया मैथमेटिक एल्गोरिदम्स में, और एक माइनिंग प्रोसेस बनाया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर का सिस्टम बनाया कि मुख्तलिफ कंप्यूटर और ग्राफिक्स कार्ड्स की मदद से धीरे धीरे ये डिजिट्स जो हैं ये माइनिंग प्रोसेस के जरिए निकलेंगे और क्रिप्टो एक्सचेंजेस में पहुंचेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी कीमतों में उतार और चढ़ाव कैसे होता है। मैं 2009 की बात करना चाहूंगा, जिस वक्त 2009 में 1 लाख के करीब कॉइन्स जो हैं वो क्रिप्टो एक्सचेंज में पहुंचे थे। उस वक्त एक्सचेंज के अंदर जो कैप थी, जिसको हम कहते हैं टोटल लोगों की इन्वेस्टमेंट जो थी, वो 3 लाख रुपए थी। यानी इस बैंक में ओवरऑल पूरी दुनिया से जो लोगों ने पैसे जमा करवाए थे वो 3 लाख थे, और जो कॉइन्स की मकदार थी वो 1 लाख जब पहुंची थी, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। तो एक कॉइन की कीमत जो है वो कैसे मालूम होगी? जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड करेंगे, जितनी सर्कुलेट सप्लाई है, जितनी कॉइन्स की मकदार एक्सचेंज के अंदर, जो आंसर आएगा वो एक कॉइन की कीमत है। तो 3 लाख इन्वेस्टमेंट, 100 कॉइन्स, एक कॉइन की कीमत बन गई RS 3 रुपए। अब ये प्राइस कम कैसे होगी और ज्यादा कैसे होगी? फर्ज करें एक और शख्स, कुछ और लोग आए, उन्होंने 3 की जगह 2 लाख रुपए क्रिप्टो के बैंक्स में मजीद जमा करवा दिया, और यूजर आए पैसे जमा करवा दिए। जैसे ही यहां क्रिप्टो की कैप जो है वो 3 से बढ़ के 5 लाख पे गई,
तो एक यूनिट की प्राइस, एक क्वाइन की प्राइस 3 रुपए से बढ़ के 5 रुपए पे चले गई। अब जैसे जैसे कैप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, एक यूनिट की कीमत बढ़ती चले जाएगी। और फर्ज करें लोग मजीद आते गए, पैसे जमा होते गए और कैप चले गई 10 लाख रुपए के ऊपर, 5 लाख और जमा हो गया, तो वो यूनिट जो 3 रुपए का था वो बढ़ते बढ़ते चला गया 10 रुपए के ऊपर। अब अगर कुछ यूजर अपना पैसा कैश आउट करवा लें, बाहर निकाल लें, फर्ज करें कुछ ऐसे यूजर थे उनको पैसा चाहिए था, उन्होंने अपने क्वाइन बेचे और वहां से पैसे बाहर निकाल लिए, अगर 2 लाख रुपए बाहर निकल गए और कैप रह गई 8 लाख रुपए, तो एक यूनिट की प्राइस क्या है, 8 रुपए। अब जैसे जैसे यूजर नए आएंगे इस क्रिप्टो कैप, इस क्रिप्टो बैंक के अंदर, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एक यूनिट की प्राइस बढ़ती चले जाएगी, और जैसे जैसे पेमेंट बाहर निकलेगी तो यूनिट की प्राइस कम होती चले जाएगी। अब यह सिलसिला चला ओवरऑल 12 साल। 12 साल से मुसलसल इस क्रिप्टो बैंक के अंदर लोग आते चले गए और पैसे जमा करवाते चले गए। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे अदारों को, कंपनियों को पता चलता गया कि ये जो ब्लॉकचेन का एक सिस्टम है जिसके तहत ये कॉइन की कीमतें जो है इनमें कमी और बहुत तेजी से वैल्यू बढ़ जाती है, तो उन्होंने जब तेजी से इसमें पैसा जमा करवाया, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट बेचनी थी, पेमेंट का लेन देन इस करेंसी के जरिए बहुत आसान था, तो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियां इसको अडॉप्ट करती गई। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने भी इसको अडॉप्ट किया। इसी तरह दुनिया की कई लाख कंपनियां थी, उन्होंने अपनी पेमेंट के लेन देन में जहां बाकी ऑप्शन दिए होते थे वहां बीटीसी का भी ऑप्शन दे दिया कि आप बीटीसी के जरिए भी उनकी मसनूआत खरीद सकते हैं। तो जैसे जैसे यूजेबिलिटी बढ़ती गई वैसे वैसे इसके यूजर बढ़ते गए। अमेरिका ने शुरू में इसको काफी रेजिस्ट किया, लेकिन 2013 के अंदर दुनिया की पहली एटीएम मशीन जिसके जरिए आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे जो हैं वो जमा भी करवा सकते हैं और दोबारा लोकल करेंसी में कैशबैक भी कर सकते हैं, पहला एटीएम 2013 में लगा। और अब तक 2022 तक लगभग 24,000 एटीएम मशीनें वर्ल्ड वाइड लग चुकी हैं, और वो मार्केट कैप जो शुरू हुई थी 3 लाख रुपए से 2009 में, इस वक्त आज की डेट पे 850 बिलियन डॉलर जो हैं वो इसकी मार्केट कैप पहुंच चुकी। ये जो 850 बिलियन डॉलर है ये कहां से आए हैं? बेसिकली ये इस दुनिया के पैसे हैं, यानी कि ये बैंकिंग सिस्टम के कागज हैं जिनके बैकअप पे गोल्ड था, वो बैंकिंग सिस्टम के पैसे निकल निकल के 850 बिलियन डॉलर क्रिप्टो की बीटीसी के बैंक में आ चुके हैं। अब तक ये जो 2 करोड़ 10 लाख कॉइन्स जो थे माइन होके जो जाने थे कहां पे, क्रिप्टो बैंक के अंदर, तकरीबन 1 करोड़ 99 लाख से जायद कॉइन माइन होके भी एक्सचेंज में पहुंच चुके हैं। तो जो एक यूनिट या एक कॉइन की प्राइस का फार्मूला है 850 बिलियन डॉलर टोटल मार्केट कैप यानी टोटल इन्वेस्टमेंट बीटीसी के ऊपर, उसको डिवाइड करेंगे टोटल सर्कुलेट सप्लाई यानी कि टोटल कॉइन्स जितने इस वक्त तक एक्सचेंज में पहुंच चुके, तो आंसर आ जाएगा एक यूनिट की प्राइस। तो आज की प्राइस लगभग 39,000 यूएस डॉलर के बराबर है, यानी कि वो एक डिजिट जो 3 रुपए का था आज बढ़ते 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 अप्रोक्सीमेटली कोई 78 लाख रुपए को क्रॉस कर चुका। पिछले दिनों ये मार्केट कैप जो थी जो 850 बिलियन डॉलर पे है, ये 1400 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से एक कॉइन की कीमत 69,000 तक पहुंच गई थी। मसलसल इनकी कीमतों में उतार और चढ़ाव होता है। जब बहुत सारे यूजर पैसा जमा कराते हैं कीमतें बढ़ जाती हैं, जिन्होंने कम कीमत पे बाय किया होता है वो क्या करते हैं, वो सेल करते हैं तो कीमत नीचे आ जाती है, फिर मजीद लोग पैसे जमा करवाते हैं, कीमत ऊपर, अप एंड डाउन इस मार्केट का खासा है। तो आज ये जो एक यूनिट की प्राइस है बिलियन डॉलर वो हैं जो बैंकिंग सेक्टर से निकल के आए हैं, यानी कि इन डिजिट्स के पीछे बेसिकली क्या है, इन डिजिट्स के पीछे गोल्ड है। ये जो 850 बिलियन डॉलर हैं, दीज डॉलर्स आर बैकअप्ड बाय गोल्ड, और इन 800 बिलियन डॉलर की वजह से आज एक यूनिट की प्राइस
$1,000 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो के बैकअप पे भी क्या है, इनडायरेक्टली गोल्ड है। अगर आज ये 850 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप आप कम कर दें, ये डिजिट वापस बैंकों में भेज दें, तो यहां जो एक डिजिट है वो दोबारा $1-2 पे चले जाएगा। तो जैसे जैसे वहां से वैल्यू यहां आती है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर मार्केट कैप कम हो जाए और पैसे वापस चले जाए तो वैल्यू कम होती है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे दीनी भाई जो तज़्ब ज़ब का शिकार रहते हैं कि पता नहीं क्रिप्टो जायज भी है या नाजायज है, तो उनके लिए ये समझाने के लिए सारी मैंने बात समझाई है कि भाई अगर बैंक में पड़ा हुआ डिजिट आपका हलाल है तो यहां पड़े हुए डिजिट भी आपके हलाल हैं। बहुत सारे उलमा दीन कहते हैं कि इसमें एक ऐसी चीज है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो शुबहात पैदा करती है। वो चीज क्या है? वो ये है कि जी जिस चीज को आप अपने कंट्रोल में ना ले सकें, इस्लामी हवाले से वो जायज नहीं होती। तो वो कहते हैं क्रिप्टो जो है इसका कंट्रोल आपको नहीं मिलता। तो बात यह है कि जो बैंक में पड़े हुए पैसे हैं उसका कंट्रोल किसके पास होता है? उसके यूजर के पास होता है। इसी तरह क्रिप्टो का कंट्रोल भी हमारे पास होता है। लास्ट टाइम मुझे एक आलिम दीन मिले, हमारे मुफ्ती थे, तो उनके साथ बैठ के इसी टॉपिक पे बात हुई। तो मैंने कहा जी ये बताएं जो बैंक में पड़ा हुआ डिजिट है, मैंने उनसे पूछा आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है कोई बैंक की? उनको जी मेरे पास मीज़ान की एप्लीकेशन है। मैंने कहा जी अकाउंट खोले, इसमें ये जो डिजिट पड़े आप कहते हो किसी भी चीज के हलाल होने के लिए उसका हाथ में आना, कंट्रोल में आना जरूरी है। तो मैंने कहा जी ये जो मीज़ान के पैसे हैं, ये जो मीज़ान में डिजिट पड़े हुए हैं आपके पास, ये कैसे आपके कंट्रोल में है? उन्होंने कहा जी जब मैं चाहूं इन पैसों के बदले कागज ले सकता हूं, यानी पेपर करेंसी ले सकता हूं। तो मैंने कहा पेपर करेंसी भी तो एक कागज है, उसकी क्या हैसियत है? उन्होंने कहा जी उस कागज से जब चाहूं, बैंक ने लिख के दिया हुआ मुझे कि वो रसीद जो है, उस रसीद से मैं जब चाहूं क्या ले सकता हूं, दोबारा अपना सॉलिड चीज जो असल वैल्यूएबल थी सोना वापस ले सकता हूं। तो मैंने कहा सेम लाइक दिस, क्रिप्टो में पड़ा हुआ पैसा जब चाहें आप दुनिया की जिस करेंसी में चाहें इसको कन्वर्ट कर ले। 15 मिनट के अंदर अंदर क्रिप्टो बैंक का डिजिट आपके हाथों में कागज दे देता है, वो वाले कागज जिसके पीछे क्या है, गोल्ड है। तो ये बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट था क्रिप्टो इंडस्ट्री का। अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों ने क्रिप्टो को अडॉप्ट किया है, और 2% लोगों ने भी 100% अडॉप्ट नहीं किया है। 2% लोगों ने भी अपने सरमाए का कुछ हिस्सा किसमें डाला है, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर डाला है। तो 2% लोगों के अडॉप्शन की वजह से ₹3 वाला कॉइन ग्रो कर चुका कहां, 80 से 90 लाख रुपए। तो वक्त के साथ साथ मजीद यूजर इसमें आते चले जा रहे हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी में पहली करेंसी है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन वाहिद करेंसी नहीं है। इसी फिलॉसफी के ऊपर बहुत सारी मजीद करेंसियां लॉन्च हुई। एथीरियम आया, एडा आया, BNB आया, रिपल आया। अब तक दुनिया के अंदर 16,000 से जायद मुख्तलिफ करेंसियां लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन जिनमें से जो ज्यादा वैल्यूएबल हैं वो ऐसी हैं जिनके ऊपर सब लोग ट्रस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 70 के करीब हैं। तो हम लोग उन 70 करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग को रिकमेंड करते हैं। इसी तरह अब एंड पे मैं इस पूरी बात को समझाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप जरा देखिएगा जितनी खप पूरी दुनिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके और क्रिप्टो करेंसी को लेके और खासतौर पे BTC को लेके 2022 में पड़ चुकी है ना, इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इस वक्त क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लीगलाइज होने जा रही है। इंडिया में लीगलाइज हो चुकी, रशिया में हो चुकी, उससे पहले 75 ममालिक में लीगलाइज है। पाकिस्तान बाइनांस को अपना ऑफिशियल जो है वो पार्टनर बना चुका। एक फेस्टिवल होने जा रहा है 27 मार्च को, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो लॉन्च होने जा रही है। Web3 की बाकायदा लॉन्चिंग हो रही है। तो अगले 3 साल में बड़ी वाज़ेह बात करने जा रहा हूँ, जितने यूज़र पिछले 12 साल में बने हैं उससे ज्यादा या उसके बराबर यूजर अगले 2-3 साल में क्रिप्टो इंडस्ट्री में नए दाखिल होने जा रहे हैं। तो सोचिएगा जब नए यूजर आएंगे तो ये जो कैप है $850 बिलियन की, ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तो इस करेंसी की वैल्यू में कई गुना इजाफा होगा। अगर हम कहें कि $10 लाख या $50 लाख या $1 करोड़ के ऊपर जाके बिटकॉइन की कीमत रुक जाएगी, तो ये रुकने वाली नहीं है, इसने बढ़ते ही चले जाना है। हर दौर के अंदर लोगों ने क्रिप्टो के बारे में ये कहा कि ए काश 3-4 साल पहले ले लेते,
5 साल पहले ले लेते तो आज मेरे $100 $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाते। यही बात आज से 3 साल बाद भी आने वाले लोग कहेंगे कि काश हम 2022 में ले लेते तो हमारी कीमत में